हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भास्कर क्लासेस में। कल की वीडियो में हमने सेल की कुछ जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में देखा था। आज की वीडियो में हम उसी सेल के आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना, इसी सभी के बारे में देखने वाले हैं आज की वीडियो में। तो अपना वीडियो रहने वाला है आज का सेल की स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो देख लेते हैं अपन आज की में कोशिका की संरचना। तो कोशिका की संरचना में दोस्तों हमें पता होता है कि प्रत्येक कोशिका की अलग अलग प्रकार की शेप होती है। कोई किसी प्रकार की होती है, कोई किसी प्रकार की होती है। इनका एक निश्चित शेप नहीं होता है। इसके शेप के अंदर, इनकी स्ट्रक्चर के अंदर जो जो भी इनके सेल्स, ऑर्गन पाए जाते हैं इनके अंदर, उन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो जनरली हम सेल्स की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर सेल्स की स्ट्रक्चर बनाई हुई है। तो इस प्रकार से इसमें इसके जो भी अंदर कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे बाहर की जो लेयर पाई जाती है वो इसकी सेल वेल पाई जाती है दोस्तों, इसको हम सेल वेल बोलते हैं। ये इसके अंदर की ये जो पाई जाती है इसे कोशिका झिल्ली बोलते हैं। कोशिका झिल्ली होती है। इसके बाद में और भी काफी कंपोनेंट्स पाए जाते हैं इसमें, जैसे ये मेन चीज पाई जाती है यहाँ पर, इसकी जो केंद्रक बोलते हैं इसको। इसके बाहर ही यहाँ पर ये अंतःपर्दवी जालिका पाई जाती है दोस्तों, अंतःपर्दवी जालिका, जिसे ईआर भी बोलते हैं हम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें रिक्तिका पाई जाती है। जंतु कोशिका होती है उनमें रिक्तिका एब्सेंट होती है, लेकिन जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें रिक्तिकाएं पाई जाती है। तो ये जनरली हम बात करें किसी सेल की तो ऐसे रिक्तिका भी इनमें पाई जाती है। गोल्जी काय भी इनमें पाया जाता है। गोल्जी काय भी इनमें पाया जाता है। तारक काय पाया जाता है। तो इस प्रकार काफी कंपोनेंट्स इस सेल्स के अंदर पाए जाते हैं जिनका हम बारी बारी से स्टडी करने वाले हैं दोस्तों। तो आज की जो अपनी वीडियो रहने वाली है ओनली और फॉर सेल वेल के ऊपर हम बात करने वाले हैं। इसकी डिटेल्स में पूरी जानकारी लेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं सेल वेल। तो दोस्तों सेल के स्ट्रक्चर के बारे में हम देख चुके थे। अब सेल के जो स्ट्रक्चर की बाह्य सबसे परत पाई जाती है जिसे हम सेल वेल बोलते हैं, वहां से अपनी वीडियो को आज से शुरू करते हैं। तो अपना आज का वो रहने वाला है टॉपिक, वो उसको लेते हैं हम कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। तो जनरली बात कर ले, सेल्स की जो सबसे बाहर की परत होती है उसी को हम कोशिका भित्ति कहते हैं। जंतु कोशिकाएं होती हैं उनमें ये नहीं पाई जाती है, उनमें एब्सेंट रहती है, बल्कि जो पादप कोशिकाएं उन्हीं में ये केवल पाई जाती है। कवक में भी ये पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में ये एब्सेंट रहती है। अब इसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में हम देखेंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर्स में इस प्रकार से इसकी कुछ स्ट्रक्चर होती है। जो इसकी सबसे बाहर की परत होती है ये मध्य पटलिका इसे कहते हैं। मध्य मध्य पटलिका इसे कहते हैं, या मिडिल लेमेला इसको बोलते हैं। इसके बाद में जो इसके नीचे जो परत आती है वो होती है इसकी प्राथमिक कोशिका भित्ति, जिसे हम बोलते हैं प्राथमिक कोशिका भित्ति से बोलते हैं। इसके बाद में ये इसकी ये जो बीच की परत आती है इसे हम द्वितीयक कोशिका भित्ति बोलते हैं। इस प्रकार से दोस्तों कोशिका भित्ति के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, इसकी स्ट्रक्चर्स के पार्ट होते हैं। जैसे इसके ऊपर सबसे बाह्य परत होती है उसे प्राथमिक मैं बोलकर इसको मध्य पटलिका बोलते हैं। जो इसके नीचे जो परत आती है उसे प्राथमिक कोशिका भित्ति बोलते हैं। उसके नीचे जो परत आती है उसको द्वितीय कोशिका भित्ति बोलते हैं। और उसके भी नीचे एक और परत आती है दोस्तों, वो कुछ पादप होते हैं जैसे जिम्नोस्पर्म से होते हैं, उनमें ये पाई जाती है, जिसे तृतीय या थर्ड कोशिका भित्ति बोलते हैं। इसके बाद में हम प्राइमरी ये मध्य पटलिका के बारे में पढ़ेंगे कुछ। उसके बाद में प्राइमरी कोशिका भित्ति के बाद सेकेंडरी सेल वेल, उसके बाद में थर्ड सेल वेल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से देखते हैं अपना मध्य पटलिका के बारे में। दोस्तों कोशिका भित्ति की जो सबसे बाह्य परत पाई जाती है मध्य पटलिका, उसके बारे में देखते हैं हम, मिडिल लेमेला जिसको बोलते हैं। तो ये अपनी हो गई यहाँ से
तो मध्य पटलिका ये कोशिका भित्ति की सबसे बाह्य परत होती है दोस्तों। अब इसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में देखते हैं, ये किस किस से बनी होती है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं किन किन से मिलकर बनी होती है। तो सबसे पहले इसमें आता है कैल्शियम Ca+2, मैग्नीशियम इसमें पाया जाता है Mg+2, इसके बाद में इसमें पैकेटीन पाया जाता है। इन 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। तो ये मध्य पटलिका के कंपोनेंट्स हो गए, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पैक्टिन, इन तीनों से मिलकर बनी होती है, सबसे बाह्य परत होती है। और ये जो मध्य पटलिका है ये बनती कैसे है, तो ये जो फ्रेगमोप्लास्ट, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे दोस्तों। मैं आपको डिटेल्स में इसके बारे में बता दूंगा कि फ्रेगमोप्लास्ट के जरिए से किस प्रकार से सेल डिवाइड करके ही इससे मध्य पटलिका का निर्माण करती है। तो इसके बारे में अलग से वीडियो में हम इसको जानेंगे। तो फिलहाल के लिए ये देखते हैं कि मध्य पटलिका होती है, उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और पैक्टिन से मिलकर बनी होती है, सबसे बाह्य परत होती है। तो ये इसकी जनरल डिटेल्स हो गई। और एक बात और बता दूं मैं, जितने भी जैसे कपास के रेशे हो गए, वस्त्र हो गए, ये पादपों से जो हमें प्राप्त होते हैं, इन सभी ये कोशिका भित्ति का ही एक पार्ट होते हैं। इन कोशिका भित्ति के द्वारा हमें ये वस्त्र रेशे ये सभी प्राप्त होते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं अपनी प्राइमरी सेल वेल के बारे में। तो प्राइमरी सेल वेल जो कि मध्य पटलिका के नीचे आएगी, इसके नाम के अकॉर्डिंग हम लेते चल रहे हैं इसके, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था कि सेल वेल की जो डायग्राम देखा था उसमें मध्य पटलिका के नीचे प्राइमरी सेल वेल आएगी। अब इसके कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों इसमें सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, ये प्राइमरी सेल वेल इन सभी कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है दोस्तों। इसके अलावा इसमें एक और कंपोनेंट पाया जाता है जिसे हम सीवेरिन बोलते हैं, जो प्राइमरी सेल वेल में पाया जाता है। इसके बाद में इसके नीचे प्राइमरी सेल वेल के जो नीचे कंपोनेंट्स आता है वो है, कंपोनेंट्स नहीं सॉरी, जो परत आती है वो उसे बोलते हैं हम सेकेंडरी सेल वेल। इसको देते हैं हम यहाँ पर 3 नंबर आता है इसका, जो सेकेंडरी सेल वेल। सेकेंडरी सेल वेल के कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो दोस्तों ये जो कोशिका भित्ति होती है उसका सबसे सॉलिड पार्ट ही सेकेंडरी सेल वेल पाया जाता है। क्यों पाया जाता है इसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें लिग्निन का जमाव होता है दोस्तों। प्राइमरी हमने जितनी देखी मध्य पटलिका, प्राइमरी सेल वेल, सेकेंडरी सेल वेल में जाकर ये लिग्निन का जमाव मिलता है और इसी में लिग्निन पाया जाता है। तो इसमें हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज, पैक्टिन और ये लिग्निन के जमाव के कारण ही कठोर होती है। तो ये सभी इसके कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, इनके द्वारा ये निर्मित होती है। तो इसमें हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं, लिग्निन, जिसके जमाव के कारण बनती है। बाकी ये तो इसमें पाए जाते ही हैं, सेल्यूलोज प्लस में हेमीसेल्यूलोज। ये इसके कंपोनेंट पाए जाते हैं। इसके बाद में जो सबसे लास्ट अपनी स्ट्रक्चर बचती है कोशिका भित्ति की, वो बनती है तृतीयक कोशिका भित्ति। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये सभी पादपों में एब्सेंट रहती है अधिकतर समय, लेकिन कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें पाई जाती है, कुछ जिम्नोस्पर्म ऐसे होते हैं जिनमें ये पाई जाती है। और ये कहाँ पर पाई जाती है तो इसको भी देख लेते हैं हम। तो दोस्तों देखते हैं अपने जो लास्ट पाई जाती है तृतीयक कोशिका भित्ति। तो इसमें क्या है, ये सबसे अंतिम भाग है। कुछ जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। अब दोस्तों इसको देखते हैं कि कुछ जिम्नोस्पर्म में ये कहाँ पर पाई जाती है। तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनमें जाइलम फ्लोएम आप जानते हैं, इसके बारे में आगे जाके हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे, यहाँ इस वीडियो में इसमें नहीं जाने वाले हैं।
तो जो जाइलम होता है ना, उसकी वाहिका होती है ना, उसमें ये पाया जाता है। तृतीयक अपना सेल वेल है जो उसकी वाहिका में पाई जाती है। और इसका निर्माण किससे होता है? तो इसका निर्माण होता है, वो होता है जाइलम। क्या ये? जाइलम। याद रख लेना, अगर याद रख पाता है तो ये जाइलम कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, जाइलम नामक एक कार्बोहाइड्रेट है, इसके द्वारा इसका निर्माण होता है। जाइलम वाहिका में ये पाई जाती है तृतीयक कोशिका भित्ति अपनी, और कुछ जिम्नोस्पर्म में ये पाई जाती है। इसके बाद दोस्तों हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वेल के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने देखा था जैसे कि कोशिका भित्ति की जो संरचना पाई जाती है उसमें फाइब्रिल्स, रेशे भी पाए जाते हैं, कुछ मैट्रिक्स पार्ट भी होता है, उसकी स्टडी हम इसमें करेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वेल, इसी के अंतर्गत ये आते हैं। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वेल के अंदर हम दो चीजें को रखते हैं। पहला तो हो गया रेशे, रेशे या जिन्हें फाइबर हम बोलते हैं। सेकंड अपना टॉपिक रहेगा इसमें मैट्रिक्स। तो पहले देख लेते हैं हम रेशे के बारे में। तो जो कोशिका भित्ति के अंदर रेशे पाए जाते हैं दोस्तों, उनका निर्माण सेल्यूलोज से ही होता है, और सेल्यूलोज का निर्माण होता है ग्लूकोज से। मैं आपको एक डिटेल्स में बता देता हूँ कैसे क्या क्या होता है। तो जो कम से कम ग्लूकोज के 3000 ग्लूकोज के अणु तो कम से कम 3000 ग्लूकोज के अणु मिलकर एक अणु सेल्यूलोज का बनाते हैं। और जो कम से कम उसके बाद में हम फाइबर की स्ट्रक्चर पे आ रहे हैं दोस्तों, किस प्रकार इसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो ग्लूकोज से इसका निर्माण होता है। तो 3000 ग्लूकोज के अणु मिलकर एक अणु सेल्यूलोज का निर्माण करते हैं। इसके बाद में कम से कम 100 सेल्यूलोज के अणु मिलकर एक मिसेल का निर्माण करते हैं, और 20 मिसेल के अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एक अणु रेशे का निर्माण करते हैं। तो इसे देख लेते हैं। कम से कम यहाँ पर 100 सेल्यूलोज के अणु मिलकर एक मिसेल का निर्माण करते हैं। तो करीब 20 मिसेल मिलकर एक फाइबर का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों एक एक अणु फाइबर्स का निर्माण होकर काफी आपस में कंबाइंड होकर एक पूर्णतः कोशिका भित्ति का निर्माण करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद में जो सेकंड अपना टॉपिक रहने वाला है मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों, हमें पता है जैसे कि कोशिका भित्ति में सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पानी तक भी पाया जाता है। तो ये मैट्रिक्स में यही होता है, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, ये जो इसके रेशे के बीच बीच के जो गैप बच जाते हैं उनमें ये मैट्रिक्स पाया जाता है। पानी के रूप में, लिक्विड के रूप में ये इनमें प्रेजेंट होता है। तो इसका कुछ खास नहीं है, बस ये इतना ही है कि मैट्रिक्स रेशों के बीच में जो कुछ रिक्त स्थान बच जाता है उनमें ये पाया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिका द्रव्य के बारे में इसी प्रकार डिटेल से जानने वाले हैं।